ये कल से बड़ी एक न्यूज़ चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा ये जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। कनाडा बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। अक्सर मसाइल ट्रूडो के क्रिएट करता है, चाहे अमेरिका की तरफ से कनाडा के लिए एक सख्त नैरेटिव बिल्ट हो या भारत के साथ हमने रिश्ते ख़राब किए हों, मिडल ईस्ट के साथ ख़राब किए हों, वो सारे का सारा अब बोझ प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के कंधों पे आता है। पिछले साल 39.8 यानी तकरीबन 40% लोग खते गुर्बत से नीचे थे पिछले साल, और अब इस साल ये तादाद बढ़कर 44.7% यानी तकरीबन 45% हो चुकी है। 5% एक साल में इजाफा हुआ है, यानी 5% पाकिस्तान की मजीद आबादी जो है वो गुर्बत से नीचे चली गई। ये कल से बड़ी एक न्यूज़ चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा ये जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते। चूंकि हमारे यहाँ होता है, हम थोड़े अलग तरह से बिहेव करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा गपशप होती है हमारी, लेकिन इस दफा एहतियात करें, बराए मेहरबानी अपने दोस्त यार संगी पड़ोसी किसी से ना पूछें कि आपने कौन सा जानवर ज़िबा किया है या उसमें से कितना गोश्त निकला है। आप यकीन माने लोगों की सकत खत्म हो गई है, लोगों की इस्तिताअत खत्म हो गई है, ये फरीजा लोग नहीं निभा पा रहे। मैंने खुद लोग रोते हुए देखे, रोते हुए वो लोग देखे। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन देखी हैं, बुजुर्ग खवातीन, और वो कह रही कि हमने पिछले 50 सालों से ईद कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन इस दफा हमारी सकत नहीं है, हम में इतनी जान नहीं है कि हम कुर्बानी दे सके। मैं खुद इस्लामाबाद से कश्मीर आया हूं और यकीन मानिए 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। जगह जगह पर मंडियां लगी हुई हैं, जगह जगह पर लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं। अब जिन्होंने जानवर और वो जो मंडियां लगाने वाले व्यापारी है वो सब परेशान बैठे हुए, वो कह रहे हैं हालत ही कोई नहीं है, वो बंदा ही नहीं आता, यानी खरीदारी कर ही नहीं सकते। एक तो जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा है और उसकी बाजार समझ जाती है, मुल्क के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा है, लेकिन जो खरीदार है वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है बिल्कुल उसके ऊपर उस्तरा फेर दिया गया, रंदा फेर दिया गया, और मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब या तो फिर लोअर मिडिल क्लास है या फिर ऊपर अशराफिया बैठी हुई है, तगड़े लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने संडे बकरे पता नहीं क्या क्या लिया हुआ है। सेंटर वाला जो था मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो उसका कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। उन्हें बच्चों की फीसें और घर का किराया, बल्कि आज की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 44% लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे यानी 2 टाइम की रोटी 44% पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट 50% बनता है, यानी 12 करोड़ बंदा पाकिस्तान के अंदर 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। तो फिर अंदाजा लगाने की किधर ईदें सेलिब्रेट होती हैं, किधर कुर्बानी का जानवर खरीदा जाता है। आज भी मैं मार्केट के अंदर गया था, उसी तरह से जानवर बांधे हुए हैं, व्यापारी उसी तरह से परेशान खड़ा है। बल्कि 2-3 जगहों पर मेरी बातचीत, उन्होंने कहा 15-15 हजार हम नीचे आ गए, 20 हजार तक हम नीचे आ गए, उसके बावजूद खरीदार नहीं, उसके बावजूद खरीदने वाला कोई नहीं। हमने छोटी ईद के ऊपर देखा था, यानी शुरू में तो खबरें टीवी के ऊपर चल रही थी, मेहंदी बिक रही है, चूड़ियां बिक रही हैं, लोग बाहर निकल आए, ईद पे शॉपिंग धड़ाधड़ हो रही है। और उसके बाद वाकईतन जो ताजर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तकरीबन 38%, 38% या शायद इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, इस 38% कम खरीदारी हुई है माजी की ईदों के मुकाबले में। तो खौफनाक किस्म की महंगाई है, खौफनाक किस्म की तबाही निकली हुई है। और ये जो मजहबी फरीजा, ये लोग जोलियां उठा उठाकर बदुआएं दे रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग खवातीन या बुजुर्ग शख्स हैं, वो कहेंगे हम शायद अगली ईद ना देख सके, लेकिन ये ईद देने के काबिल या ये जानवर ज़िबा करने के काबिल इस दफा हमने अल्लाह की बारगाह में जो खून बहाना था, जानवर कुर्बान करना था, वो हम नहीं कर पा रहे। और वो कहेंगे ये दुख लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है
वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी, अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट। ये कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट, और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन ना बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चोंचले छोड़े नहीं है। उन्होंने सोचा कर, ये मैंने आपको बाद में दिखाना था, सॉरी, मैं शहबाज शरीफ साहब की ढूंढ रही थी, ये रही। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है IMF से और हम बजट भी ला रहे हैं, तो क्यों ना जो PM हाउस है या PM ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि PM हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें तरह तरह की नई नई चीजें लगाई जाएंगी। लेकिन बात सारी है कि जब कभी भी, एक हिस्ट्री हमारी ये भी रही है कि जब कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बहुत ज्यादा रेनोवेट किया है, बहुत ज्यादा सजाया बनाया, तो उसको ना फिर वहां रहना नसीब नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैंने सुना कि पाकिस्तानी जो है वो नंबर 4 पे स्मार्टेस्ट नेशन के तौर पे जो है दुनिया में रैंक पे आ गए। यानी कि कमाल हो गया, यानी हम लोग चौथे नंबर पे, इतने ज़हीन लोग हैं हमारे। बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं, इमरान खान की एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने कैसे जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिए थे। और इसी तरीके से हमारे बाकी के मिनिस्टर्स भी जिस तरह की बातें किया करते हैं और जिस तरह के हमारे जो मीडिया में लोग आते हैं, जो बातें वो करते हैं, उनको सुनकर यकीनन ये जो दुनिया में जो ये रैंक बनाते होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ये पाकिस्तानी तो बहुत ही अक्लमंद है, मतलब ये कि कमाल ही हो गया। तो इसलिए जी हम नंबर 4 पर हैं। तो जितने लोग हमें भारत से बुरा भला कहते हैं और जिनका ये कहना है कि जी पाकिस्तानी को कुछ आता नहीं है, कोई पढ़ते लिखते नहीं है, बस ऐसी फालतू के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि एक बार ये रिपोर्ट जरूर चेक कर लें। और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं, पता नहीं। वैसे भी इस वक्त तो हमारे यहाँ जो मुल्ला माफिया है, खासतौर पे TLP के लोग, वो मुसलसल ऐलान कर रहे हैं और जगह जगह जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई अहमदिया तो कुर्बानी नहीं कर रहा। अगर वो कर रहे हैं तो वो उनको मार डालेंगे या मार के घर से बाहर निकालेंगे, कंट्री से बाहर निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं कि जी हम पूरे इलाके को चेक कर रहे हैं, ओकाड़ा में और कई दूसरी जगहों पे अगर कोई अहमदिया मिल गया और उन्होंने अगर कुर्बानी की कोशिश की, या अगर वो ना भी की, अगर वो अहमदिया हुए उतना ही काफी है, तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं, यानी खते गुर्बत से नीचे जो लोग हैं, उनकी आबादी या तादाद में 5% का इजाफा हुआ एक साल। ये तोहफा मिला है, ये रहमतों की बारिश हो रही है, ये बरकतें आ रही हैं। हाँ, ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं हम सारा दिन।
कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के हम इस निजाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। आ गया मजा इमरान खान को निकाल के। यानी जिस मुल्क की आधी आबादी 45% का मतलब है आधी आबादी, जिस मुल्क की आधी आबादी यानी 25 करोड़ में से 12 साढ़े 12 करोड़ अवाम वो गरीब हो, खते गुर्बत से नीचे मतलब यानी पस्तरीन गुर्बत का दर्जा, वो मुल्क, उस मुल्क में कोई खुशी, कोई इत्मीनान क्या बाकी रहेगा? कि पाकिस्तान में अगर कोई एक ऐसी फैमिली जिसमें 6 लोग, यानी 6 लोगों का कुंबा, उस खानदान को खुराक के लिए, रिहाइश के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए और रोजमर्रा के अखराजात के लिए कम अज कम 75,000 रुपए चाहिए वहां। वैसे 75,000 रुपए में भी सर्वाइवल नहीं है 6 लोगों का, पता नहीं उन्होंने कैसे कर दिया, लेकिन चले मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है 75,000। यहाँ तो इस मुल्क में 30,000, 35,000, हद 40,000 तक लोग कमा पाते हैं अक्सरियत, वरना तो 20,000 से शुरू होती है आमदनी, 20,000 से लेकर 40,000 तक। 75,000 रुपए फी कस चाहिए अगर आपको घर चाहिए, खाना चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत, बुनियादी चीजें, तो अच्छी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी शर्मनाक खबर, अब जो बजट आने जा रहा है 10 तारीख को, ईद के फौरन अगले दिन, उस बजट में वजीर आजम के ऑफिस की सजावट के लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए 6.5 करोड़ रुपए की तजवीज दी गई है बजट की, 6 करोड़ 50 लाख रुपए। यहां एक पाकिस्तानी 30-35 हजार रुपए जो कमा रहा है वो गुर्बत से नीचे है। यहां वजीर आजम के दफ्तर की रेनोवेशन के लिए 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और मिनिस्टर्स एनक्लेव जो इस्लामाबाद में है, जहां वजीरों के घर है, वफाकी वजीरों के घर जिस जगह पे है ना, उसको कहते हैं मिनिस्टर्स एनक्लेव। वहां पे 12 नए अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। उनके लिए जो बजट रखा गया है वो 13 करोड़ 27 लाख रुपए का है। हालांकि वहां पे बहुत अपार्टमेंट्स हैं, वहां घर भी हैं, विलाज हैं, बंगले हैं और अपार्टमेंट्स। वजीरों को अपार्टमेंट्स भी मिले हुए हैं और बंगले भी मिले हुए हैं। अच्छा, अब आप अपनी काबीना क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको क्यों घर बनाने हैं 13.5 करोड़ रुपए के? 12 बंगले क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप क्या वजारतें बढ़ाना चाहते हैं? लोगों को नवाजना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? आप इतनी बड़ी काबीना क्यों बना रहे हैं? आपके पास पहले बहुत बड़ी काबीना, क्यों आपको इतनी बड़ी काबीना चाहिए? ये क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? जहां पे जिस मुल्क में 30-35 हजार रुपए लोग नहीं कमा सकते, वहां पे आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप मजीद काबीना में इजाफा करें और मजीद आप लोग हायर करें? अब जब बजट का जो जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि जो बजट अब आएगा, उस बजट का जो आधा बजट है, आधा बजट बजट आएगा 17,500 रुपए, 17,500 अरब रुपए का बजट होगा। आधा बजट जो है ना, वो जानते हैं कहां खर्च होगा? वो खर्च हो जाएगा कर्जों की अदायगी में। आधा बजट कर्जों की वापसी में जाएगा। जो कर्जों की हमने अदायगी करनी होती है, किस्तें जमा करवानी होती हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान ने कर्जे लिए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्जे कितने हैं। आज है तो ईद का दिन, लेकिन आप ये इनके करतूत सुनने जरा, इन्होंने स्कूल के साथ 3 साल में क्या किया है। आधा बजट तो आपका चला जाएगा कर्जों की अदायगी। अच्छा, टोटल कर्जे जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हो चुके हैं वो 74,950 अरब रुपए है। 74,000, आप कह लें तकरीबन 75,000 अरब रुपए की हद पार कर चुके हैं। और इस वक्त हर पाकिस्तानी यानी आपका अगर एक माह का बच्चा भी है ना, मैं वो उसको भी शामिल कर रहा हूँ। और अगर आपके घर में कोई 80-85 साल का बुजुर्ग है जो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारा है, जो इस मुल्क से कुछ नहीं लेता देता, हर पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। 75,000 अरब रुपए कर्ज है इस मुल्क के ऊपर। हर पाकिस्तानी जो है वो 3.5 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। वेलकम पीएम मोदी टू कनाडा। ये वो शब्द हैं जो इंडो कैनेडियन कहने के लिए बेताब हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज यानी 6 जून की सुबह को ये अच्छी खबर दी कि वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की इनविटेशन पे G7 के समिट को अटेंड करने कनाडा आ रहे हैं। कनाडा और भारत के बीच ऐसे रिश्ते कुछ सालों से रहे हैं जो रिश्ते अपने लो पॉइंट को छू रहे थे, और उसका कारण जस्टिन ट्रूडो थे। कनाडा के फॉर्मर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 10 साल के अरसा में न सिर्फ
कनाडा भारत के रिश्ते ख़राब किए अपनी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसके चक्कर में, अपने इमेच्योर रवैये की वजह से। अमेरिका के साथ भी हमारे ऐसे मसले ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्रिएट कर दिए हैं, जो अब हमारे सीजन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को झेलने पड़ रहे हैं। जो लोग इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, उन लोगों को शोर मचाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप पे और अमेरिका पे, जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भी और इवन प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी बार बार शोर मचा रहे थे कि हमारी सोवरेनिटी, कनाडा की सोवरेनिटी क्वेश्चन पे है। इतना बड़ा मसला, कनाडा के इवन इलेक्शन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था अमेरिका के 51st स्टेट बनने के नैरेटिव का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंडिया भारत के रिलेशनशिप पे अपना विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो ज़रा खुल के बात करें। मेरी उनसे ये अपील है, वो ज़रा खुल के बात करें। अमेरिका का जो इम्पैक्ट, अमेरिका का जो हमारे फॉरेन इंटरफेरेंस का, यानी अमेरिकन फॉरेन इंटरफेरेंस का जो कनाडा पे इम्पैक्ट आ रहा है, इतना ख़तरनाक कि भारत का तो जो वो परसीव करते हैं शायद 1% भी नहीं था। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ग्रुप्स रियलिस्टिक नहीं है, चेरी पिकिंग में है, अपने अपने जो उनको छोटे छोटे कंसर्न्स नज़र आते हैं वो उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, और जो बहुत बड़ा कंसर्न है उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी उसका जिक्र कर रहे हैं। वेरी एबल मैन, वेरी कॉम्पिटेंट मैन सो फार जो हम उनको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मसला ही भाई यही अमेरिका का इस वक्त है, जो हमारी सोवरेनिटी को अमेरिका चैलेंज कर रहा है, जो बुनियादी तौर पर बुरे ऑप्टिक्स इस शख्स ने जिसका नाम जस्टिन ट्रूडो ने डाले थे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसक डार ने भारत से बात करने की गुहार लगाई है। उनका कहना था कि पाकिस्तान भारत से सभी मुद्दों पर बात करना चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने पीएम मोदी जी को G7 में आने के लिए इनवाइट किया है, जिसे मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान में बड़ी ही खुशी का माहौल था कि भारत के पीएम मोदी जी को इस बार G7 में नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि भारत में बैठे कुछ लोगों को बहुत खुशी हो रही थी कि पीएम मोदी जी को इस बार G7 में नहीं बुलाया। दोस्तों भारत कोई G7 देशों का सदस्य देश नहीं है जिसमें इतना शोर मचाया जाए कि भारत को G7 में नहीं बुलाया गया है। कनाडा के पीएम ने ट्वीट करके बताया कि मोदी जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो हमारे दुश्मन देशों की छाती पर तो मानो जैसे सांप ही लौट गया, खास तौर पर पाकिस्तान की छाती पर। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 45% आवाम गरीबी रेखा से नीचे जा चुकी है। लगभग आधी आबादी के पास 2 वक्त का खाने के लिए भोजन नहीं है। वहीं पाकि पीएम ने पीएम हाउस की साफ सफाई सजावट के लिए अरबों रुपए जारी किए हैं। एक तरफ आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, दूसरी तरफ पाक के हुक्मरान फौज मौज कर रही है। फौज रक्षा बजट बढ़ाने जा रही है और आवाम रोडों पर धक्के खा रही है, लेकिन पाक हुक्मरानों को फौजी जनरलों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।